जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा, उसको जरूर देखिएगा। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि किस क्वेश्चन में किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 आ रहा है, कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला आपका पहले ही चैप्टर से है, रियल नंबर से। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ p and q। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो p की वैल्यू जो है वो 18a स्क्वायर b का पावर 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास q की वैल्यू 20a क्यूब b का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 18 को 2 3 जा 6 3 जा 18, a स्क्वायर को लिख दिया a स्क्वायर यानी a इंटू ए, b स्क्वायर b का पावर 4 मतलब b को 4 बार, फिर q है, फिर a को 3 बार, b को 2 बार और 20 को लिख दिए 2 2 जा 4 5 जा 20। अब एलसीएम देखेंगे तो जो भी दोनों में नंबर्स होंगे उनको हम लोग देख लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2, फिर 2 का पेयर, फिर 3, फिर 3 का एक पेयर, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको उठा लेंगे। एचसीएफ में जो सबसे कम होता है उसको उठा लेते। तो जैसे ही हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 180 a क्यूब और b टू पावर 4। क्लियर है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को क्या करना है, स्पीड बनानी है। स्पीड बनाने के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तुम समझ रहे हो कि क्यों आसान है, क्योंकि हम लोग के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया। 3 - 5 यहाँ पे हमारे पास, और उसके बाद कितना है x माइनस एक्स कॉमा माइनस 5 इज 15 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को x1, किसी को y1, किसी को x2, किसी को y2 मान सकते हैं। और फॉर्मूले में पुट करते ही हमारे पास, जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड हम लोग को आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बात का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हमारा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही है, एक बार माइनस का 12 आ रहा है, एक बार 18 आ रहा है। 18 और 12 अगर दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही आंसर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि -12 भी एक पॉइंट पॉसिबल है और x की वैल्यू 18 भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, जैसा साल भर बोलते आए हो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर रहा है। पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास 3, -5 और दूसरा पॉइंट क्या है x, -5। तो x कैन बी, x क्या क्या हो सकता है, x -12 भी हो सकता है और x 18 भी हो सकता है। यानी ये भी इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का सॉल्यूशन हो चुका है हमारे पास। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं? बोलो भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ग्राफ पे डिपेंडेंट है, पॉलिनोमियल से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। किसके पास 3 डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, किस ग्राफ के पास? ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था, ध्यान से देखो जरा, ये जो है ये टच कर रहा है। टच करने का मतलब क्या होता है, 2 सॉल्यूशन। तो ये तो तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट जीरो की बात कर रहा है, हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरो। कितने डिस्टिंक्ट जीरो? 3। तीनों अलग अलग जीरोज होने चाहिए। यहाँ पे दो जीरो तो मिल रहे हैं, दोनों सेम मिल रहे हैं, 2 जीरो तो मिल रहे हैं, दोनों सेम मिल रहे हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कलर ले रहा हूँ तो विजुअल होगा दिस वन। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे दोनों जीरो सेम आ रहे हैं, तो तीनों डिस्टिंक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद सी की बात करते हैं। देखो, एक जगह पे कट किया, दूसरी जगह पे कट किया, तीसरी जगह पे कट किया, फोर्थ जगह पे कट किया। चारों अलग अलग जगह पे कट करना ही क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, मोर देन 3। यहाँ पे 3 तो मिल रहा था लेकिन मुझे चाहिए मोर देन 3, तो चारों डिस्टिंक्ट है, यानी चारों अलग अलग जगह पे कट करेंगे तभी वो डिस्टिंक्ट ग्राफ की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सर ये वाला ग्राफ, सर चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है लेकिन अदर दूसरी जगह पे ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। तो मैंने बताया था अगर ग्राफ रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को कट करता है तभी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, या फैक्टर होते हैं या जीरोस होते हैं। लेकिन ये एक जगह पे कट किया, बाकी जगह पे ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स तो हैं, बट रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं फिर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे।
कह रहा है ABC हैज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस 6, AB 8 सेंटीमीटर, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस X हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द एक्सेस। देखो यार इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक हमारे पास ये है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं इसको 10 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। या तो मैं ऐसे चल सकता हूँ कि सर ये एक सर्कल है, एक सर्कल टच कर रहा है, तो ये पोर्शन ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल के टेंजेंट हो गए। ये भी दोनों बराबर हो सकते हैं और ये भी दोनों बराबर हो सकते हैं। सही है। पूछा क्या है हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू पूछा है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस बराबर दिस कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस कर सकते हैं। ठीक है। या तो एक्स निकालने के लिए हम लोग इन तीनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट से। तो क्राइटेरिया तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि AP इक्वल टू AB माइनस PB हो जाएगा, AP इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, CQ इक्वल टू BC माइनस BQ हो जाएगा। दिख रहा है तुमको BC माइनस BQ क्यों है? ठीक है। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो पहले ही निकाल चुके हैं AC इक्वल टू 10, इसमें पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अब देखो ट्रिको का क्वेश्चन आ गया, ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है। तो अगर इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो मैंने क्या बोला कि 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0 है, यानी tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है, देख लो यहाँ पे। अगर मैं इसको बोल दिया 12, इसको बोल दिया 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 हो जाएगा। तो हमको साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के नाते 12/13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या है भाई? नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर दिवाली कोमल परचेज फायर क्रैकर्स एंड गेव 1/3 टू हर सिस्टर। क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया, किस चैप्टर का है? सोचो, क्वेश्चन है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। एंड थ्राइस द स्क्वायर रूट ऑफ द फायर क्रैकर्स टू हर ब्रदर गोविंद, स्टिल शी हैड 27 फायर क्रैकर्स, thus the quadratic equation for the total number of the firecrackers purchased by the कोमल। total number of firecrackers कितना खरीदा उसने? तो यहाँ पे दिया हुआ है कोमल purchased firecrackers and gave 1/3। मान लेते हैं वो x खरीदा होगा और उसका 1/3 यानी 1/3x दे दिया होगा किसको? श्रुति को। एंड थ्राइस द स्क्वायर रूट ऑफ द फायरक्रैकर्स टू हर ब्रदर। ठीक है। तो अपने ब्रदर को दे दी होगी, पहले तो उसने x खरीदा, फिर 1/3 उसको अपने भाई को दे दिया और उसका जो स्क्वायर रूट का 3 टाइम्स था उसको अपनी सिस्टर को दे दी, और टोटल कितना हुआ हमारे पास? टोटल 27। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम लोग को स्वान वाला एक करवाया था क्लास में। हंसों का जोड़ा है और उसने क्या क्या किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस एक्स 9 रूट एक्स इक्वल टू 81। तो ये 2x माइनस 81 इक्वल टू कितना हो गया? 9 रूट एक्स हो गया। अब जब भी तुम्हारे पास रूट आता है तो उसको अलग लिख देते हैं और स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट जो मिल रहा है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, वो ऐसा मिल रहा है। तो किस ऑप्शन से मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 से मिल रहा है। देखो दिमाग में एक बात याद रखनी है कि जब भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्या समझ पा रहे हैं। अगर लैंग्वेज पे आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी। फिर अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबस्टेंडिंग। देखो ए पीस ऑफ वायर था, उसको क्या कर दिया गया? आर्क के फॉर्म में बेंट किया गया। ठीक है। एंगल 60 डिग्री एंगल हो गया। फाइंड अ रेडियस। तो तुमको पता है लेंथ ऑफ द आर्क की बात हो रही है, तो क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क की बात होती है तो 2πr थीटा अपॉन 360 होता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 2πr थीटा अपॉन 360 अगर होता है
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 20 सेंटीमीटर, देखो कहीं दिया, हाँ दिया हुआ है। उसके बाद डिग्री कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 हो जाएगा। और 2 पाई आर का मतलब कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू दिया हुआ है क्या, कुछ आर की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, आर की वैल्यू तो निकालनी है। तो सबको एक तरफ इक्वेट करेंगे, आर की वैल्यू 60 बाई पाई आ जाएगी। तो उसी फॉर्म में पाई के फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है, हम पाई के फॉर्म में ये आंसर छोड़ देंगे अगर हमारे ऑप्शन में वैसा है, अगर नहीं है तो 3.14 या 22/7 पुट अप कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इजी क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, टाइम बचाना है। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी से। दो डाइस थ्रोन टुगेदर हो या एक डाइस को 2 बार उछाला जाए या 2 डाइस को 1 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स, तो वो डिफरेंट नंबर शो करे, इसका मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिफरेंट नंबर शो करे यानी 2 डाइस को टॉस करोगे, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया एंड सो ऑन, उस तरह 6 1 6 2, बीच में 2 1 2 2 3 1 3 2, इस तरह से आते रहेंगे। और डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तो डिफरेंट नंबर होने चाहिए। सोचो सेम नंबर कितना आ रहा है, 1 1 ही तो आ रहा है, बाकी तो 5 डिफरेंट है, दूसरे आ रहे में 2 2 आ रहा है, बाकी डिफरेंट है, तीसरे टोटल कितने हुए 36 हुए, टोटल 36 हुए। अब हर स्टेप में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो आएगा वो 5 नंबर टोटल ऐसे हो जाएंगे, 6 नंबर तुम्हारे कैसे हो जाएंगे जो कि सेम वाले रहेंगे। और टोटल कितना था 36, तो बचा कितना 30, तो 30/36 यानी आंसर आ गया 5/6। क्लियर। बात करते हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan 45 डिग्री या tan 60 डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू याद होगी तो क्वेश्चन इजी हो गया, खत्म है क्वेश्चन। वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई, खत्म कहानी। आंसर आ गया कितना हमारे पास, 1 आ गया। क्लियर, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू बतानी है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, द एलसीएम ऑफ एक्स इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 36। एक्स और 18 का एलसीएम जो है हमारे पास वो कितना है, 36 है। द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 18 इज 2। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी यार, वही कहानी फिर से देखो आगे कि हमारे पास जानते हैं कि एचसीएफ ए इंटू बी, एलसीएम ए इंटू बी क्या होता है, किसी भी दो नंबर का जो कंडीशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो वही कहानी दी है, एचसीएफ एक्स इंटू एक्स और 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एलसीएम ऑफ एक्स और 18 कितना हो जाएगा, तो हम लोग रिक्वायर्ड यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू सारी दी हुई है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड स्फीयर, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ चुका है। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर था और उसको 2 हेमिस्फीयर में कट किया गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 हेमिस्फीयर में, सॉरी ऐसा कुछ, 2 हेमिस्फीयर ऐसा कुछ। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सो दैट 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, जब दोनों हेमिस्फीयर एक साथ आ जाए तो लेट हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हेमिस्फीयर उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर की बात करते हैं या स्फीयर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा उसका हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब बात आगे की करते हैं। सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो, 4πr² हो गया। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, देखो 2 हेमिस्फीयर है और जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं उसमें सरफेस एरिया 2πr² भी होता है, 3πr² भी होता है, तो यहाँ पे 3πr² वाला लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि कट कर रहे हो, कट करने के बाद वो टोटल वाले में आ जा रहा है, टोटल वाले में आ जा रहा है, तो 2 × 3 और
2 इंटू 3 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर और 6 पाई आर स्क्वायर दोनों का रेशियो निकालना है, क्योंकि यही पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द दिस। आगे की कहानी देखते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार अब देखो यार, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कहाँ है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कहाँ है, तो हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आते हैं। इस बेचारे को हटाते हैं। ठीक है, देखो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 आर। तो जब इसकी बात कर रहा है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए भाई 9 टू 18 हो गया और 6 इंटू 3 18 हो गया, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 6 और प्लस का 3 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे वैल्यूज़ रखेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन वैल्यूज लेंगे। कॉमन वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास एक आ गया x माइनस 3, एक आ गया 2x प्लस 3। और इसके रूट्स पूछ रहा है, एक बार इसको 0 करूंगा मैं और एक बार इसको 0 करूंगा मैं। तो इसको 0 करूंगा 3 आएगा, इसको 0 करूंगा माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात? फिर आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल whose central angle is 90 डिग्री and radius is 7 सेंटीमीटर। जो सेंटर का एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो आसान क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग आगे। 90 डिग्री है और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, 2r थीटा अपॉन 360 2 पाई r हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है सारी वैल्यूज, थीटा की वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो आगे जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? देखो समय बचाना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, इस वजह से मैंने सॉल्यूशन पहले से क्रिएट किया हुआ है। ठीक, समय को कम लगा के ही वीडियो देखना है, क्योंकि इससे फायदा होगा कि आपका समय बचेगा और आप आगे की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटी से बेस पे क्वेश्चन आ गया। सिमिलरिटी बेस पे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एडी जो है वो 2 यूनिट है, डीबी और एई जो है हमारे पास 3 यूनिट है, ईसी इक्वल टू एक्स यूनिट है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर? साइड का रेशियो बराबर हो गया तो हम लोग वैल्यूज दी हुई है पुटअप कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू 9/2। क्लियर? गिनी फ्लिप्ड अ फेयर क्वाइन 3 टाइम्स। एक क्वाइन को 3 बार उछालो या 3 क्वाइन को 1 बार उछालो, बात वही है जैसा डाइस में हम लोग किए थे। ठीक है, तो 3 टाइम्स उसको टॉस कर रहा है और उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, 3 बार टॉस करने के बाद क्या कह रहा है कि एंड टेल कम अप ईच टाइम गिनी वांट्स टू फ्लिप द क्वाइन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट फ्लिप। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट फ्लिप? देखो ध्यान से, गिनी फ्लिप्ड अ फेयर ऑफ क्वाइन 3 टाइम्स। एक क्वाइन को 3 बार उछाल लो या 3 क्वाइन को 1 बार उछाल लो, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और गिनी वांट्स टू फ्लिप द क्वाइन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट फ्लिप। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी नेक्स्ट फ्लिप की वो कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट फ्लिप के लिए तुमको देखना पड़ेगा कितनी बार में वो आ रहा है, जो भी कंडीशन है वो कितनी बार में आ रही है। तो जो कंडीशन बार में आ रही है वो हमारे पास डिवाइड करने पे 0.5 के क्राइटेरिया में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे है हमारे पास OABC is a square whose 3 vertices are this, find the length of the diagonal। OABC हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, और उसकी वर्टिसेस जो है दिस है, तो C वाले वर्टिसेस नहीं दिया हुआ है। तो C वाले वर्टिसेस नहीं दिया है, इसका मतलब लोग जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो हम लोग OB की वैल्यू निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। और जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, वही लिखा हुआ है स्क्वायर के डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल इस कितना हो जाएगा 5√2। एक डायगोनल निकाले, दूसरा डायगोनल अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा। एक्सट्रीम वैल्यूज इस गिवन डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट का मीडियन को इफेक्ट करता है कि डू नॉट इफेक्ट द मीडियन, मीडियन को इफेक्ट नहीं करता है, तो नथिंग कैन बी सेड, या कुछ नहीं कहा जा सकता है, या नन ऑफ दीज। तो कहना क्या मतलब है कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है किसी भी हमारे डाटा की, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, तो एक्सट्रीम वैल्यू डज नॉट इफेक्ट द मीडियन, तो मीडियन को वो वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। ये बात दिमाग रखना है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि स्टेट्स के लिए तुमको क्वेश्चन तो करते हो, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज इसको इफेक्ट नहीं करती है। इन द गिवन फिगर टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ टी इज 4, ओ टी की वैल्यू कितनी है 4 है, ओ टी ए जो है वो 30 डिग्री है, देन द लेंथ ऑफ द टी एज, तो टी ए की लेंथ पूछ रहा है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से कोई लाइन आएगी, सॉरी यहाँ से कोई लाइन आएगी, तो ये 90 डिग्री क्रिएट करेगी, तो 90 डिग्री क्रिएट करेगी, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे, क्योंकि एक एंगल है, एक साइड है, तो एक साइड और निकालनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर ले देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो cos 30 का यूज करके बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस करने के नाते हमारे पास टी ए की वैल्यू आ गई, टी ए की वैल्यू है, रिक्वायरमेंट थी हमको। ऐसे ही इजी क्वेश्चन तुमको दिखाई देंगे भाई, बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन अभी नहीं दिखाई देंगे, तब तो मेरे ख्याल से नहीं दिखाई देंगे तुमको, अगर आप साल भर पढ़ाई की है तो। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इन ए क्वेश्चन द नंबर 19 से 20 स्टेटमेंट है, रीजन है। स्टेटमेंट रीजन में क्या करना होता है, एक कथन होगा, एक उसका कारण होगा, तो स्टेटमेंट दिया होगा और उसका रीजन दिया होगा, स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है, रीजन ट्रू है वो भी ठीक है, फिर देखेंगे कि रीजन क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर 5 का पावर n कैन नॉट विद द डिजिट 0 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि 5 का पावर n जो है वो डिजिट 0 पे एंड नहीं हो सकता, ये ऐसी बात कह रहा है इसमें। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5, ठीक है। दूसरी बात तो सही है, पहली बात सही है कि नहीं है, क्योंकि 5 पावर n पे एंड नहीं हो सकता, तो उसके लिए तुमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, क्योंकि इससे मतलब नहीं होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का जो है ओनली 2 फैक्टर 1 and 5, इसका ये लेना देना नहीं है, इसका लेना देना इससे नहीं है भाई, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, उससे उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, और रीजन करेक्ट नहीं है तो सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ठीक है। चलो इस पे आते हैं और इसको स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ 2√2 cos 45 डिग्री, इतना सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुमको क्लियर होगा कि वैल्यू सबकी रख देंगे, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो असर्शन ट्रू आ रहा है, और फिर देखते हैं रीजन, तो रीजन जो है वो असर्शन इज ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स है। रीजन वाले में cos 45 1/√2 नहीं होता है, इस वजह से फॉल्स है, cos 45 1/√2 होता है, तो ये रीजन गलत हो गया, तो असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ।
तो आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी हमारे पास क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द 10 and 201 which when divided by 3 leaves a remainder 2। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 11 से स्टार्ट किया गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर 2 मिलेगा। 14 3 4 12, रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो 200 और इसके बीच में बात कर रहा है, याद रखना 10 और 201 इंक्लूड नहीं होंगे, तो 200 तक जाएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, और टोटल नंबर जो लास्ट टर्म है वो कितना हो गया, 200। टोटल नंबर नहीं, जो लास्ट टर्म है वो कितना हो गया, 200 हो गया। तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, तो हम लोग को ये लास्ट टर्म दिया है 200, इसमें पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सॉरी। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास जो वैल्यूज है, 2 इसमें और करके ऑप्शन है, तो या तो वो कर सकते थे या तो ये कर लो, दोनों आसान है। लेट, ये तो वही चीज़ है ना, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, हाँ सेम, इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपल सी कहानी है, रेशनलाइजेशन बहुत बार हम लोग क्लास में क्वेश्चन किए हैं। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे, यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर हम लोग रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म ऑफ ए बी एंड सी, एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे समस्या तो है, चलो तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन द टर्म ऑफ ए बी एंड सी, देखो ये भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 47 हो गया, तो ये 47 है और ये 47 है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा TSR, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा QPR, देखे TSR और QPR, या उसमें जो लिखा है RST और RPQ। तो ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। सिमिलर कर लेंगे, क्राइटेरिया आप जानते हो, सिमिलर कर लेंगे तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, और अगर साइड का रेशियो बराबर है इसका मतलब ST अपॉन कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक, और RT अपॉन RQ हो जाएगा। तो वैल्यूज रख देते हैं, x के टर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज कितना है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM टू 10:35 AM, मतलब 10:35 और 10 बजे के बीच में कितना वो एरिया स्वैप करेगा, मतलब कितना एरिया वो कवर करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो लिखा हुआ है टाइम कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM टू 10:35 AM इज 35 मिनट। कितना मिनट हो रहा है, 35 मिनट का गैप आ रहा है। तो एरिया स्वेप्ट बाय, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का, तो 35 मिनट कितने डिग्री का होगा, 210 डिग्री का होगा। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को फिर से वही फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 रखेंगे, थीटा 210 आ गया, 22/7 इसकी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, अदरवाइज दिक्कत ये होती है आता तो सब कुछ है बट फ्लो नहीं रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। 2 पार्ट जिसमें उसमें एक पार्ट आप ही को करना है, एक पार्ट मैं करके चल रहा हूँ।
इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं दोनों बराबर होते हैं, सबको पता है। सी डी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट क्यू, दोनों को टच कर रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बताना है कि फाइंड पी सी प्लस पी डी। पी सी प्लस पी डी निकालने के लिए देखो जो मैंने किया है वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि तुम्हारे पास जो ये वैल्यू होगी पी ए बराबर पी बी होगी और ए सी इजकल टू सी क्यू होगा, बी डी इजकल टू डी क्यू होगा, लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने किया पी ए बराबर पी डी किया तो तुम्हारे पास वैल्यूज पुट अप करते जाओगे और पुट करोगे जो इस रिक्वायरमेंट में तुम्हारे पास फाइनल आंसर की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। 26 पे आते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी की तरफ आते हैं। अब तुमको थोड़ा सा क्या होगा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे वो ऐसे नहीं बहुत टफ हो जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन तो वही रहने वाला है क्योंकि बोर्ड्स का पेपर है, बस लेंदी हो जाएंगे पेपर और कोई दिक्कत नहीं है। इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ए बी सी, एक सर्कल को एक इस ट्रायंगल ए बी सी में इंस्क्राइब किया जाता है। Having the side BC is equal to 8 cm, AB is equal to 10 cm, AC is equal to 12 cm, तीनों की साइड डिवा है। Find the length BL, CM and AN, BL, CM और AN की लेंथ निकालना है। तो फिर से वही कहानी होगी कि किसी को x मानोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x है तो ये x हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारे पास कितना है 8 है तो ये 8 माइनस एक्स है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी 12 माइनस 8, यानी 12 माइनस 8 करेंगे 4 प्लस एक्स हो जाएगा और तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और तीनों को ऐड करने का काम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर, इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो हम लोग के पास पर्टिकुलर आ जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम क्लास में किए हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी और जो तीनों वैल्यूज आई है तो बी एल सी एम और एन की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं 27 क्वेश्चन पे। फाइंड एस सी एफ ऑफ 90 एंड 126। तो भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एस सी एफ निकालना है आपको, क्लास आई थिंक 6-7 से आता होगा। एस सी एफ निकालना है 90 126 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड ईयर एलसीएम, उसका एलसीएम निकाल लेंगे एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एलसीएफ, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ये तो आना ही आना है। तो हम पहले एचसीएफ अच्छे से निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो हेंस प्रूव्ड है, अदरवाइज गलत है। लेकिन वो तो सही है क्योंकि आप एज ए फॉर्मूला याद किए हुए उसको, ठीक है। तो जब पहले से याद किया तो वो तो गलत हो नहीं सकता। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द, बोला भी था मैंने क्लास में कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1 अल्फा हो जाएगा, बस यही कहानी होती है। तो एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1 अल्फा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना होता है C बाई है, तो ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया, इस वैल्यू में पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अब फिर से आ गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। देखो वीडियो मुझे बहुत लंबा नहीं बनाना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको बस इतना देखना है कि फ्लो क्या चल रहा है, किस फ्लो में हमको एग्जाम में कोशिश करनी है और किस फ्लो में स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप्स को कैसे देखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन का मतलब यही है, बाकी आप साल भर पढ़े हो, आपको सारी चीजें आती हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। दोनों साइन की टर्म में हो गया तो वैल्यू को आरएचएस में लेते आएंगे। साइन थीटा इक्वल 1 हो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अब बताओ भाई, इतने आसान क्वेश्चन तो कर ही लोगे एग्जाम में, पता नहीं किस किस लेवल के क्वेश्चन किए हो। अब देखो फिर से भाई कि हमारे पास 42 टेन थीटा 58 साइन थीटा, बड़े देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं सर। कोसेक थीटा की वैल्यू 29/20 है, तो हम लोग को 29/20 मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। बेस की वैल्यू जैसे आ जाएगी उसके बाद कुछ भी पूछ दे, टेन पूछे, साइन पूछे, कॉट पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, थर्टी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बहुत छोटा। इफ
अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, इन तीनों नंबर में एंड अनदर नंबर y, इन सारे में से एक नंबर सेलेक्ट करते हैं और x नंबर सेलेक्ट करते हैं, is selected at random from the numbers 1, 3, 6, then find a probability of that x y is equal to 10. तो भाई सेलेक्ट करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करने में देखते हैं 10 आ रहा है कि नहीं. The number x is selected from the numbers 1, 2, 4 and the number y selected from the numbers 1, 3, 6. So possible outcome of the experiment is, क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 के जो भी पेयर बन सकते हैं उसको देखते हैं. ठीक है, उसके बाद 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, तो टोटल आउटकम्स तुम्हारे पास 9 आ रहा है. लेट ई बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग एक्स वाई इक्वल टू 10 है, वो कितना है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वाई इक्वल टू 10, वो 10 दिया हुआ है. वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल डिक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्स वाई एंड 20. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 50. तो देखो कह रहा है कि ये किसी ट्रायंगल के एंगल से तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा. तो 180 होगा तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा भाई 160. उसके बाद डिफरेंस कितना दिया, x माइनस वाई 50. दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया. तो तुमको खुद लग रहा होगा हाँ सर क्वेश्चन ईजी है, बट स्पीड बनाने की जरूरत है. तो ये तो और वाला पोर्शन था तो इसी में रहेगा, और वाला करने की जरूरत नहीं है हम लोग को. हाँ आप जरूर करिएगा क्योंकि मैं फ्लो कर रहा हूँ, फ्लो दिला रहा हूँ आपको, फ्लो होना चाहिए क्वेश्चन लगाने का. सेक्शन डी पे आते हैं, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर का, आई थिंक लास्ट सेक्शन है हमारा. तो लास्ट सेक्शन की बात करते हैं. कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ, रंग बिरंगा कलर. सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज इतना, 2 स्क्वायर्स का एरिया कितना है, मतलब 2 स्क्वायर्स है A1 और A2, उन दोनों का सम कितना है 544. इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर इज, जो उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है P1 माइनस P2 मान लेते हैं 32. फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर. तो भाई अगर मैं 2 स्क्वायर मान रहा हूँ कि एक की साइड A मान ले रहा हूँ, एक की साइड B मान ले रहा हूँ, सही है. तो एक की साइड A मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 544. और पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड होता है, तो 4a माइनस 4b इक्वल टू 32. अब तुम्हारे पास यार देखो 2 इक्वेशन बन गए हैं, दोनों इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. मैंने a और b में गया है, वो x और y में गया है. ठीक, तो इसमें कोई समस्या वाली पार्ट है कि अगर मैं a और b में जा रहा हूँ, वो x और y में जा रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं. सॉरी. अब आते हैं हम लोग 33 वाले पे. अब देखो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, एक सेकेंड. कह रहा है हमारे पास इन द गिवन फिगर एबीसी इज ट्रायंगल GHED अ रेक्टेंगल BC 12 है, HE 6 है, FC इक्वल टू BF है एंड एल्टीट्यूड AF इक्वल टू 24 है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो भाई देखो जो भी कहानी है उसको हम लोग पुटअप कर रहे हैं, तो जो भी चीजें वहां से डाटा निकालते हैं. क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है तो तुमको बेस चाहिए, मतलब एक लेंथ चाहिए और एक ब्रेथ चाहिए. तो अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है 24 है, ये टोटल वैल्यू कितनी है 12 है. फिर DG इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, DG इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये वाली लेंथ दी हुई है. ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली तो करने से मत जाओ. तो तुमको अगर सिमिलरिटी प्रूव कर दिए तो साइड का रेशियो सेम होगा. देखो इसने भी सिमिलरिटी ही प्रूव किया होगा, हाँ सिमिलरिटी ही प्रूव किया है तो साइड का रेशियो सेम हो गया. और साइड का रेशियो सेम हो गया तो बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, देख लो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी तक आना है. इसमें मेन सोचना था, इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा था कि इसमें सिमिलरिटी आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो. ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है. 34 पे आते हैं. अब मेटेलिक सिलेंडर, एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है इस पे, और बी पार्ट क्या है इसका, एक तुम्हारे पास ये भी मेंसुरेशन का ही है. तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों मत करके आ जाना भाई, नंबर सेम ही मिलेगा. तो एग्जाम में याद रखना है कि ईगो दूर करके ये देखना है कौन सा क्वेश्चन तुमको आ रहा है उसको करना है. और मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस, बल्कि दूसरा वाला आसान है लेकिन इस वजह से मैं पहले फर्स्ट पार्ट को बता दे रहा हूँ.
A metallic cylinder has radius 3 centimeter and height 5 centimeter. To reduce its weight, a conical hole, उसके वेट को रिड्यूस करने के लिए कॉनिकल होल बनाया गया, कोन के टाइप का होल बनाया गया, ठीक है, कि उसका वेट कम किया जाए. तो कोन उसमें से एक निकाला गया. द कॉनिकल होल हैज द रेडियस ऑफ 3/2. जो कॉनिकल होल था, जो कोनिक था, जो कोन था, उसका जो रेडियस था वो 3/2 है और उसकी जो डेप्थ है वो 8/9 है. तो जितना निकाला गया वो कितना निकाला गया, हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया. फिर वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन कर देंगे तो लेफ्ट वॉल्यूम मिल जाएगा. अब लेफ्ट वॉल्यूम मिला तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट टू द सिलेंड्रिकल शेप, कोनिकल शेप. तो कितना निकाला गया, तो टोटल कितने में से निकाला गया है, टोटल पोर्शन क्या था 2/3 पाई, और कितना निकाला गया, लेफ्ट वाला कितना बचा है 133 पाई/3. इसको कैलकुलेट करके हम अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर तक पहुंच सकते हैं. चलो ये सेकंड पार्ट इसका आसान है, देख लो भाई. सेकंड पार्ट आसान है तो इसमें कोई समस्या नहीं है. फर्स्ट पार्ट ठीक था तो मैंने करा दिया. अब 35 क्वेश्चन है तुम्हारे पास. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. भाई इससे आसान क्वेश्चन स्टेट्स में नहीं आ सकता है. मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब F1 और F2 और कंडीशंस क्या दी हुई है, ये रेंज हमारे पास दी हुई है. तो रेंज हमारे पास दी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे जो तुम्हारा इंटरवल होगा, जो h होगा वो कितना हो गया 20 हो गया. F1 F2 की वैल्यू टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो F1 F2 के फॉर्म में 52 दिया हुआ है. उसके बाद क्लास इंटरवल दिया है ui = xi - a/h दिया हुआ है, ठीक है. fi ui निकालना है. तो अब जो मीन निकालना है उसमें तुम फॉर्मूला क्या लगा रहे हो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम पढ़े हो कई तरीके से. तो जो भी तुमको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है वो लगाना है a + h सिग्मा fi ui / सिग्मा fi. तो 20 और 50 की ये दिया हुआ a की वैल्यू 50 दी हुई है, h की वैल्यू 20 हम लोग मानते हो ना कि इंटरवल कितना है, गैप कितना है, वो हमारे पास h होता है. जैसे ही वैल्यू पुट करोगे F1 F2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन F1 - F2 के फॉर्म में आएगा, दो इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. सेम उस तरह एक क्वेश्चन ऑप्शन, इसमें एक और क्वेश्चन है ऑप्शनल है तो इसको आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन ई में हमारे पास कितने हैं, केस स्टडी बेस्ड है, मतलब इसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डाटा निकालना है, ठीक है. चलो भाई इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. कोकोनट ऑयल इज यूज्ड बाय द वेरियस पीपल टू कुक फूड. अब देखो कहानी दिया होगा इसमें, हम लोग देख लेते हैं अपने मन का क्या है, जल्दी से पढ़ना है इसको, समय रहे तो आराम से पढ़ना. वैसे इसमें पढ़ने के लिए यही होता है कि क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या नहीं यूज़ हो रहा है, एज ए कॉम्प्रीहेंशन की तरह है. द प्रोडक्ट ऑफ द कोकोनट ऑयल इन द मंथ ऑफ द जनवरी इज इन अ पर्टिकुलर ईयर वॉज 12,000 metric tons and increasing uniformly by a fixed number every month. It produced 27,000 metric tons in the month of the June in that particular year. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी होती है, ठीक है. प्रैक्टिस किए रहोगे तो बहुत स्लो में करके आओगे. क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं, उसी चैप्टर से आ रहा है जो चैप्टर आप पढ़े हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है. तुमसे क्या पूछा, फाइंड द फिक्स्ड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल इन एवरी मंथ. एवरी मंथ में कितना हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2000 था, 12,000 था. जून इज द 6th month ऑफ द ईयर, सही बात है. द प्रोडक्शन ऑफ द कोकोनट ऑयल इन द मंथ ऑफ द जून इज कितना है 27,000. तो हम लोग जानते हैं कि a + n - 1 × d होता है, वो फॉर्मूला पुट करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी. फिर दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसमें. व्हाट विल विद द प्रोडक्शन ऑफ द कोकोनट ऑयल इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर. अक्टूबर में कितना हुआ उतना ही d जोड़ते जाओगे, आंसर आता जाएगा. a की वैल्यू 12,000, a 6 12 27,000, इसको लास्ट टाइम मान लिया. भाई मैं बोला हूँ ना कि टोटल कितना हुआ, तो टोटल कितना हुआ सम n/2 a + l, ठीक है. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है. और एक और दिया हुआ है, एक स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड और दिया है तुम्हारे पास, तो इसको एक बार खुद से ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कम ही होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखो जिसको खुद से ट्राई करना है. क्यों, मुद्दा ये है कि खुद से ट्राई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. खुद से ट्राई करोगे तो चीज़ें होती जाएंगी. देखो वही उसी का पोर्शन है, तो एक बार खुद से इसको ट्राई करना है.
और ट्राई करने के बाद आगे बढ़ना है। बस इतना कहूँगा कि प्रीवियस ईयर आप लगाते रहो। और देखो, अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो, आपकी स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड है, तो पेपर 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है बोर्ड्स का, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड नहीं अच्छी है तो स्पीड बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अदरवाइज पेपर आपका छूट सकता है। पेपर आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो स्पीड बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, 1 मंथ से ऊपर का समय है अभी भी, तो यूटिलाइज कर लो। और जो डाउट, जो समस्या है, वो आके आप पूछ सकते हो सामने से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं अपने पेपर को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में।